अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसी में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी ये चैप्टर। तो हमने क्या पढ़ा था पीछे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सेल जनरेट एटीपी बाय फॉस्फोरिलेशन एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी। सिंपल सी बात, जब एटीपी में हम फास्फेट अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। अ सेल हैज टू वेज टू दिस। वो कहता है कि एक सेल के पास दो तरीके होते हैं ये करने के लिए। एक होता है केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन, यानी जिसको हम केमियोस्मोसिस भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज मच सिंपलर देन केमियोस्मोसिस, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके पास ना कोई मेम्ब्रेन होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। In this process, an enzyme transfers a phosphate group from an organic substrate molecule to ATP। इसमें क्या करते हैं, एंजाइम ट्रांसफर करते हैं। आपने पढ़ा था पिछले मतलब चैप्टर में कि एंजाइम ट्रांसफर का काम भी करते हैं। द प्रोडक्ट्स आर अ न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है और क्या बनता है, एटीपी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब उसका लास्ट स्टेप में एन एंजाइम ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप फ्रॉम फास्फेनॉल पायरिक एसिड एसिड टू एडीपी। वो क्या करता है कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो फास्फेट ग्रुप को कहाँ से देता है, फास्फेनॉल पायरिक एसिड से क्या करता है, एटीपी को देता है। एज अ रिजल्ट एटीपी बिकम्स एटीपी एंड पीईपी इज चेंज इनटू पायरिक एसिड। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकाउंट्स फॉर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एटीपी दैट आर सेल जनरेट। दिस रिएक्शन कैन बी शोन एज। अब आप इसके डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए समय पहले उसने हमें क्या दिखा रखा है, फास्फेनॉल पायरिक एसिड प्लस राइबोस एडेनिन, यानी जिसको हम एडीपी भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या करा है, यहाँ से फास्फेनॉल से क्या करा है, फास्फेट किसको दे दिया, एटीपी को दे दिया है। ये जो फास्फेट हमारे पास ग्रुप है ये किसको दे दिया, एटीपी को दे दिया, ताकि वो क्या बन सके, एटीपी बन सके। अब तो ये हमारे पास किसका बन जाएगा, स्ट्रक्चर पायरिक एसिड का। तो इस तरह हमारे पास क्या बन रहा है, पायरिक एसिड और एटीपी। तो नीचे उसने कहा है ओवरव्यू ऑफ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू करेंगे, मतलब मिसाल के तौर पर आप खुलासा लेना, जैसे द NADH and FADH2 produced during glycolysis and Krebs cycle pass on their energy rich electron to the electron transport chain and ATPs are produced। वो कहता है कि जब NADH और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो क्या बनता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। NADH molecule generated in Krebs cycle causes the production of 3 ATP molecule during chemosynthesis। वो कहता है कि जब NADH molecule Krebs cycle में जाते हैं, मतलब जनरेट होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं केमियोसिस के दौरान। वो कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब ग्लूकोज टूटता है तब 2 ATP निकल इस्तेमाल होते हैं, फिर पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल। तो आगे कहता है ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड NADH produced during glycolysis have to be transported across the mitochondrial membrane. It coats one ATP molecule per NADH. Thus each NADH of glycolysis produces 2 ATP molecules in the final balance sheet instead of 3. Each FADH2 molecules leads to the production of 2 ATP molecule। वो कहता है कि हमारे पास जो एक FADH2 का जो मॉलिक्यूल है वो कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है, 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो इसके नतीजे में इन दिस वे एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज yields a net profit of 36 ATP molecules, while during the glycolysis of anaerobic oxidation only 2 ATP molecules are generated। Thus aerobic oxidation is 18 times more efficient than anaerobic times। आगे other organic molecules as fuel for cellular respiration। फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट कॉमन इन आवर डाइट। वो कहता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, मतलब फ्री ग्लूकोज जो होता है वो हमारे डाइट में नहीं इस्तेमाल नहीं होता। रेदर वी कंज्यूम सेक्रोज एंड अदर डाइसेक्राइड्स। हम क्या करते हैं, हम सेक्रोज और डाइसेक्राइड को कंज्यूम करते हैं, स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आल्सो भी यूज एज फ्यूल बट दे मस्ट बी डाइजेस्टेड टू देयर कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। टिपिकली आ सेल यूजेज मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड टू मेक इट्स ऑन प्रोटीन। वो कहता है कि सेल जो है काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, अपने खुद की प्रोटीन बनाने के लिए। सम अमाइनो एसिड्स आर डीएमाइंटेड, यानी कि उसके साथ क्या होगा, अमाइनो ग्रुप डी अटैच्ड होगा, एंड देन आर कन्वर्टेड टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड आर यूजली कन्वर्टेड टू पायरिक एसिड एसिटाइल को ए और द ऑर्गेनिक एसिड इन द क्रैब साइकिल्स एंड देयर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एटीपी। वो यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्या होगा, डीएमाइंटेड, यानी कि अमाइनो ग्रुप जिसके साथ डी अटैच होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर आगे क्या होगा, फिर ये जो कंपाउंड होगा ये और कन्वर्ट होकर पायरिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड में तब्दील हो जाएगा, किसके अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर, जिसके सी जो एनर्जी हो जाएगी क्या हो जाएगी,
एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। लिपिड्स आर एक्सीलेंट सेलुलर फ्यूल बिकॉज दे कंटेन मैनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो कहता है कि लिपिड्स हमारे पास काफ़ी अच्छा सेलुलर फ्यूल है क्योंकि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब CH बॉन्ड पाए जाते हैं जो एनर्जी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी बॉन्ड भी कह सकते हैं। दे आर फर्स्ट हाइड्रोलेज इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू glycerol aldehyde 3-phosphate and intermediate in glycolysis, while the fatty acids are changed into acetyl CoA. In this way, both the fatty acids and the glycerol enter cellular respiration. तो हमारे पास लास्ट टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी दैट occurs in green cells in the presence of light resulting in release of carbon dioxide is termed as फोटो रिस्पायरेशन। मतलब आप कहेंगे यहाँ पे तो दो लफ्ज़ है, एक फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो और एक रिस्पायरेशन। मतलब फोटो से मतलब यहाँ पे लाइट ले लें, मतलब जो ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास जो सेल रिस्पायरेशन करते हैं वहाँ पर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन। हाउएवर एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती। हमें यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन रूबिस्को कंबाइंस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहता है। कार्बन फिक्सेशन के दौरान रूबिस्को जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है with 3 molecules of RUBP and max 6 molecules of 3 phosphoglyceric acid 3PGA। और ये क्या बनाता है? 6 molecules बनाता है किसके? 3PGA के। तो आगे है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। वी नो दैट RUBP कार्बोक्सिल रूबिस्को कैटालाइज द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP टू मेक फॉस्फोग्लाइरिक एसिड, जिसको हम फॉस्फोग्लाइसरेट भी कह सकते हैं, विच इज फर्दर रेड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज। ओके, जैसे हम जानते हैं कि RUBP कार्बोक्सिल रूबिस्को जो होता है वो कैटालाइज करता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को टू रूबिस्को क्या बनाने के लिए? फॉस्फोग्लाइरिक एसिड बनाने के लिए, जो आगे जाके और रिड्यूस हो जाता है क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। हाउएवर व्हेन द relative concentration of carbon dioxide decrease and there is more oxygen in leaf cells, rubisco and oxygen in RUBP instead of carbon dioxide। वो कहता है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेटिव कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है लीफ सेल के अंदर, तो रूबिस्को क्या करता है? वो ऐड कर देता है ऑक्सीजन को RUBP में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऐड नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कम होती है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ही ऐड कर देता है। इट रिजल्ट्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ RUBP इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। इसका क्या नतीजा निकलता है कि हमारे पास जो RUBP है वो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। पहला बनेगा 1 फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा N1 फॉस्फोग्लाइकोलेट, मतलब जिसको हम R2 कार्बन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। आप फॉस्फोग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोलेट व्हिच मूव्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू peroxide. Here it is metabolized to glycolate by using oxygen. This reaction also produces toxic hydrogen peroxide H2O2. Glycolate is then converted to glycine, which is transported to mitochondria. Here, 2 molecules of glycine form a molecule of serine. Serine is then transported to peroximous. Here it is converted to glycerate from peroximous. Glycerate moves to chloroplast where it is changed to phosphoglycerate which can re-enter Calvin cycle. तो यहाँ तो ज़्यादातर थ्योरी ही लिखी थी, लेकिन आपको मैं इस डायग्राम से समझा देती हूँ फिगर जो बनी हुई रिएक्शंस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। बस ये देखें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरेट है जो क्या करेगा? जो 3P में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करता है? RUBP, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये क्या करेगा? इसके अंदर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐड करेंगे, मतलब जिसे हम टॉक्सिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा? ग्लाइकोलेट। और क्या बाहर आ गया हमारे पास? एक फास्फेट ग्रुप। तो ग्लाइकोलेट को अब हम पेरोक्सीमोस में भेजेंगे, जो ग्लाइकोल में क्या करेगा? O2 को अपने अंदर ऐड करेगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाहर रिलीज करेगा, जो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइसोलेट में। अब ग्लाइसोलेट को क्या करेंगे? ग्लाइसिन में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने के बाद किसमें भेजेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन को हम किसके पास भेजेंगे? सेरीन के पास। सेरीन फिर इसको कन्वर्ट कर देगी ग्लाइसरेट में और ये फिर किसके पास जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। हम इसके डिसएडवांटेज पता है इसके क्या क्या नुकसान आते हैं फोटो रेस्पिरेशन के। प्लांट्स दैट यूज कैल्विन साइकिल टू फिक्स कार्बन आर का C3 प्लांट्स। वो कहता है कि प्लांट्स जो कैल्विन साइकिल को यूज करते हैं कार्बन को फिक्स करने के लिए उसे C3 प्लांट्स भी कहते हैं। व्हेन फोटो रेस्पिरेशन ओकर्स इन दीस प्लांट्स, वो कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में होती है तो दे लूज बिटवीन 25% टू 50% ऑफ देयर फिक्स कार्बन। तो जब क्या होता है ये अपने 25 से 50% अपनी फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कार्बन को लूज कर देते हैं। इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन देयर yields। तो क्या होता है? इनकी yields में रिडक्शन होती है। द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। एट हाई टेम्परेचर द ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इंक्रीज देन इट्स कार्बन फिक्सिंग एक्टिविटी। वो कहता है जब हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को है वो इंक्रीज कर जाती है
कार्बन फिक्सिंग की एक्टिविटी से ज़्यादा। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स स्पेशली दोज इन विच द टेम्परेचर is often above 28 centigrade. The problem is severe and it has a major negative impact on agriculture yield. वो यहाँ पे कह रहा है कि जब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जब होता है हमारे पास तो क्या होता है, जब टेम्परेचर हमारे पास 28 से अबव हो जाएगा तो हमारे पास मतलब सेवन मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर पर क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। व्हेन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इवॉल्व देयर फर्स्ट वाज लिटिल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, सो देयर वाज लिटिल और नो फोटो रेस्पिरेशन। वो कहते हैं जब फोटोसिंथेसिस हमारे पास पहली दफ़ा हुई थी उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम थी, तो जिसकी वजह से हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स मतलब जब बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास जब वो हमारे पास फ्री हुई तो फिर इट लीड टू प्रॉब्लम दैट फोटो रेस्पिरेशन आउट पॉज। तो मतलब जब ऑक्सीजन नहीं थी तो यहाँ पे हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन इतनी नहीं होती थी, लेकिन जब हज़ारों करोड़ों सालों बाद जब हमारे पास ऑक्सीजन फ्री हुई, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने लगी, तो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन भी होने लगी। तो इसका ये बहुत बड़ा नुकसान था, ये हमारी एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अडेप्टेशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या अडेप्ट करना चाहिए। तो सी फॉर फोटोसिंथेसिस सम प्लांट्स इंक्लूड ग्रासेस जैसे कॉर्न, शुगर कैन एंड sorghum एंड अबाउट 2 dozen अदर प्लांट groups run a special pathway called C for photosynthesis in addition to the normal Calvin cycle. In their leaves, the mesophyll cells have less air space. वो कहता है mesophyll cells के अंदर air spaces कम होती है. The enzyme of Calvin cycle are more deposited in specialized cells called bundle sheet cell, which are impermeable to carbon dioxide. जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने नहीं देते. During C4 photosynthesis in mesophyll cell, carbon dioxide is attached with a 3 carbon molecule called phosphoryl pyruvic acid. वो कहता है कि C4 फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच हो जाती है, 3 कार्बन के साथ, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन molecule oxaloacetic acid due to the first 4C product. This process is called C4 photosynthesis. The plants are called C4 plants. मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इस प्रोसेस में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है 3 कार्बन के साथ फॉस्फोरल पायरिक एसिड, जिसके नतीजे में हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम ऑक्सालो एसिटिक एसिड कहते हैं. तो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट 4 जो कार्बन हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं, उसी की वजह से हम इसको C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसके प्लांट को हम C4 प्लांट कहते हैं. ऑक्सालो एसिटिक एसिड इज देन कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड. वो कहता है कि ऑक्सालो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में. क्या यूज़ करके, NADH यूज़ करके. मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू एन एडजस्ट बंडल शीट सेल. अब NADH क्या होगा, हम उसको मैलिक एसिड मैलिक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक एडजस्ट बंडल शीट सेल के पास. हेयर मैलिक एसिड इज ब्रोकन डाउन टू पायरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो मैलिक एसिड होगा वो ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा पायरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में. दीज सेल्स कैन होल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन देम. वो कहता है ये सेल अपने तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, सो कार्बन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज. तो क्या होगा, प्लांट के अंदर जो होगा मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी एंड दे रन कैल्विन साइकिल इंस्टेड ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. तो ये क्या होगा, ये कैल्विन साइकिल चलाएंगे ना कि फोटो रेस्पिरेशन करेंगे. Pyruvic acid produced in bundle sheet cell returns to mesophyll cell and it is converted again to phosphorus pyruvic acid by using NADP. तो क्या होगा, ये हमारे पास जो पायरिक एसिड है ये प्रोड्यूस होगा, इसको हम कहाँ पर रिटर्न कर देंगे, मेसोफिल सेल में, जिसको ये कन्वर्ट कर देगा फास्फोरिक पायरुविक एसिड में, किसको यूज़ करके, ATP को यूज़ करके. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मेसोफिल सेल्स है हमारे पास. हम कैल्विन साइकिल क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से दे रहे हैं यहाँ पे. तो ये हम देखते हैं कि मेसोफिल सेल को हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोरिल पायरुविक एसिड में अटैच किया, जिसके साथ हमारे पास क्या बना, एसिटिक 4 कार्बन बना, जिसको हमने कन्वर्ट करा मैलिक एसिड में. मैलिक एसिड ने क्या करा, इसको मैलिक एसिड ने इसे ट्रांसफर करता है मंडल शीट सेल के पास. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैलिक एसिड उसमें हो जाता है, ब्रेक हो जाता है पायरिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. फिर क्या होता है, पायरिक एसिड दोबारा क्या करता है, मेसोफिल सेल के पास भेजा जाता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फास्फोरेट पायरिक एसिड में, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो सर्कल चल रहा है ये चले. तो आगे है हमारे पास CAM मेटाबॉलिज्म. अब CAM हमारे पास क्या होता है, कैसुलैसिल एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका ये पूरा टर्म है. इन हॉट क्लाइमेट मतलब गर्म इलाकों में, गर्म मौसम में, मैनी succulent plants such as cacti, pineapples and some other plant growth perform कैसुलैसिल एसिड मेटाबॉलिज्म और CAM, जिसको हम CAM भी कह सकते हैं. आफ्टर द प्लांट फैमिली Crassulaceae, in which it was first discovered. In this plant, the stomata open during the night and close during the day. यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है वो रात के दौरान ओपन हो रहा है और दिन के दौरान क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है. क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे प्रिवेंट्स वाटर लूज एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो कहता है कि जब स्टोमेटा दिन के दौरान बंद होता है तो इससे क्या होता है, वाटर लूज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होता. सो रेट ऑफ वाटर रिस्पिरेशन इज रिड्यूस. तो हमारे पास जो वाटर रिस्पिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड
की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास फूड रेस्पिरेशन कम हो जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड द नाइट बिफोर। वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ज़रूरत होती है कि वो शुगर प्रोवाइड की जाए, जो किससे बनती है हमारे पास, किससे प्रोवाइड की जाती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। लाइक C4 प्लांट, दीज प्लांट्स यूज बोथ C4 एंड C3 पाथवे। वो कहते हैं जिस तरह C4 प्लांट है, बिल्कुल इसी तरह ये क्या करता है, ये C4 और C3 दोनों पाथवे को ही इस्तेमाल करता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।